Hello everyone. As you all know, we have started management series. So under this, today we will be discussing directing chapter. Directing is very important as directing provides us the direction to achieve our various objectives of management, which can be organizational, personal and social objectives, as we have discussed in the very basic chapter of the management. So let's start with directing. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डायरेक्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी क्लास हमेशा जो स्टार्ट होती है वो किसी केस स्टडी के साथ स्टार्ट होती है। तो आज हम फोर्ड मोटर कंपनी जो है उसकी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि फोर्ड मोटर कंपनी जो है वो एक अमेरिकन ऑटोमेकर कंपनी है। उसने एक अप्रोच लगाई थी जिसे हम बोलते हैं ग्रास रूट अप्रोच। ग्रास रूट अप्रोच, इसकी ग्रास रूट लीडरशिप अप्रोच है। अब ये क्या है आपके सामने पीडीएफ में मैंने अपलोड कर रखा है, लेकिन चलिए मैं आपको एक इजी सी लैंग्वेज में एक स्टोरी के फॉर्म में बताती हूँ। ग्रास रूट लीडरशिप जो है ना, इससे क्या होता है कि फोर्ड मोटर कंपनी एक पायनियर कंपनी थी जिन्होंने सोचा कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है ना, वो डेवलप करती है कि हर लेवल पे, कितने हमारे लेवल्स हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कंपनी का जो फेलियर और सक्सेस है ना वो डिपेंड करता है लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर कि किस तरीके का लीडर जो है ना, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है कंपनी को लेकर के। तो ग्रास रूट लीडरशिप जो है वो सोचती है कि जो लीडरशिप स्किल्स है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हर लेवल के लिए जरूरी है। ये सोचती है जो हमारी ग्रास रूट लीडरशिप अप्रोच है। इसका मानना है कि हमने कंपनी में जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, जिसे हमने स्टाफिंग में डिस्कस करा है और ऑर्गेनाइजिंग में हमने बताया दैट वी हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, we have physical resources, we have human resources and the most important resource is human resource। हमने वहां पे देखा कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो एसेट होता है वो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा वी कैन डू एनीथिंग, राइट। सो डायरेक्शन के लिए फोर्ड मोटर कंपनी ने एक अलग अप्रोच लगाई, ग्रास रूट लीडरशिप अप्रोच। उसमें उनका मानना है कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं है भाई, वो एक आर्मी है। कौन सी आर्मी है? जिसमें हमने उन्हें बनाना है वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स। वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स, वॉरियर्स आपको पता ही है। वॉरियर्स क्या होता है? वॉरियर्स मतलब एक ऐसा सैनिक, एक ऐसा योद्धा जो कभी हार नहीं मानता है। तो हम अपनी संस्था को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक योद्धा, हर एम्प्लॉय को एक योद्धा के रूप में देखते हैं जो करेज नहीं छोड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ करने की फिराक में रहता है, राइट। सो ग्रास रूट लीडरशिप फोर्ड मोटर कंपनी की सोचती है कि भाई हम जो हैं कल्टीवेट करेंगे अपने कल्चर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एज एन आर्मी वॉरियर एंटरप्रेन्योरशिप, और हमारा टारगेट होगा कि हम हर लेवल पे लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करें। अब इसको डेवलप करने से क्या फायदा होगा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनको इजीली नेविगेट कर सकते हैं, उनको इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब फोर्ड मोटर कंपनी ने ग्रास रूट लीडरशिप को अपनी अप्रोच में शामिल करा, अपनी डायरेक्शन में शामिल करा, अब आपको लेटर ऑन रियलाइज होएगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे कि लीडरशिप पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। For the better communication, for the better supervision, for the better motivation, we need this kind of approach। तो CEO थे जिम हैकेट, उन्होंने कहा था कि कमिटेड एग्जीक्यूटिव टीम का होना, एक्सपीरियंस्ड टीम का होना एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर विजनरी बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड की एक्सलेंस को अचीव करने में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो फोर्ड मोटर्स की सक्सेस का अगर कुछ राज है, दैट इज ग्रास रूट लीडरशिप। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। विद दिस विल बिगिन आवर चैप्टर डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग है क्या बेसिकली? जैसे कि हमने देख लिया कि डायरेक्टिंग
जोर देता है कि हमने क्या करना है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है और डेवलप करना है सारे मैनेजर्स के अंदर। क्यों करना है? क्योंकि मैनेजर ही है जो वेरियस तरीके से लीड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। पहले भी हमने डिस्कस किया, एक होता है सुपीरियर, एक होता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट हमारे वो एम्प्लॉइज हैं जिनको हमने कमांड देना है, और सुपीरियर्स वो हैं जो कमांड देते हैं, राइट। और कम्युनिकेट करना है सूटेबल तरीके से सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें। Before beginning with the directing, I'll tell you directing is the most important function of the management, because डायरेक्शन में आके हम लोग एक्शन में आते हैं। डायरेक्शन के नाम में ही है एक्शन, हम इसमें एक्शन में आ जाते हैं। एंड डायरेक्शन इज नोन एज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट का दिल, मतलब जैसे आपको पता है ह्यूमन बॉडी में दिल सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, सेम वे डायरेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। अब हम चलते हैं डायरेक्शन के मीनिंग की तरफ। डायरेक्शन का मीनिंग है, डायरेक्शन मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। जैसे आप देखते हैं मूवीज डायरेक्ट होती हैं, उसमें डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से ये एक्शन, ये सीन परफॉर्म होगा। सेम वे मैनेजर बताता है कि इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देनी है, किस तरीके से किसी काम को अचीव किया जाएगा, राइट। जैसे क्लास में टीचर जो है वो बच्चों को बताते हैं कि आपने कोई कंप्लीट असाइनमेंट करनी है, उसको कैसे परफॉर्म करना है, राइट। और एक होटल है, होटल में मैनेजर बताता है कि किस तरीके से गेस्ट जब आएंगे उन्हें किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी हमने देनी है, राइट। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, होटल ओनर की एग्जांपल है। एक टीचर जो है वो बच्चों को डायरेक्शंस देता है कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स कैसे कंप्लीट करनी है। एक फिल्म का डायरेक्टर, राइट, सी ये एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर दी इन्होंने। एक फिल्म का डायरेक्टर जो है वो फिल्म आर्टिस्ट को बताता है कि उन्होंने इस फिल्म में किस तरीके से एक्ट करना है, राइट। नाउ विद दिस आई होप आप सबको डायरेक्शन का मीनिंग समझ आ गया। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम नेचर कहते हैं, फीचर्स कहते हैं, राइट, कि डायरेक्शन है कैसा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज डायरेक्शन इनिशिएट करता है एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्शन के नाम में ही है एक्शन। यहाँ पे क्या है कि अब जो मैनेजर है वो परफॉर्म करेगा सारे फंक्शंस, प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सबके साथ परफॉर्म करेगा कि भाई हमें जो हमने प्लान करा था, जो ऑर्गेनाइज करा था, जो स्टाफिंग हमने एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया, सिलेक्शन करवाया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, वो किस चीज के लिए, क्योंकि जो हम अभी जहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब एट द राइट टाइम, अब सही टाइम है एक्शन में आने का। अब करो काम, जिसको जो ड्यूटी दी गई है वो उस काम को परफॉर्म करे। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एज वी नो मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। सेम वे यहाँ पे भी मैनेजमेंट की तरह डायरेक्शन, जो कि मैनेजमेंट का ही पार्ट है, टॉप एग्जीक्यूटिव से लेके लोअर लेवल तक हर जगह पे डायरेक्शन जो है वो परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट, डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक डायरेक्शन दे दी और आर्टिस्ट को बोल दिया कि मैंने आपको बता दिया अब आप काम करो। नो, हर एक सिंगल सीन तक में जो डायरेक्टर है या जो टीचर है, आपके टीचर्स भी है ना स्कूल में, जो कि आपको एक दिन पढ़ाते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, थ्रू आउट द सेशन पढ़ाते हैं, आपकी एग्जाम के एंड डे तक आपको टिप्स देते हैं कि बेटा इस तरीके से आपने एग्जाम परफॉर्म करना है, राइट। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक हायरार्की होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉस है, ठीक है, आपने यूनिटी ऑफ कमांड करा होगा, मैनेजमेंट का फंक्शन। अब बॉस है, ठीक है, इसे आप मैनेजर कंसिडर कर सकते हैं, ये आपका मैनेजर ऐसे। अब इसके ऊपर बैठी है टॉप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, सीईओ, सीएफओ, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं और मैनेजर को बताया कि भाई आप डायरेक्ट कर दो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉइज बैठे हैं, जिन्होंने रियलिटी में एक्शन में आके काम करना है, ठीक है। तो इनको बता दिया गया कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है और आप सब ने ये टारगेट जो है वो पूरा करना है। तो ये 6 एम्प्लॉइज को बता दिया गया। तो अब ये जो
रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज आ रही हैं वो टॉप से लोअर पे आ रही हैं, इसी को कहा जाता है कि जो डायरेक्शन आ रही है वो टॉप से बॉटम में फ्लो होती है। क्लियर है? So these were some features of directing. Now अब हम करते हैं डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, डायरेक्टिंग क्यों चाहिए हमें, राइट? सो डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस करते हैं। फर्स्ट इज काफ़ी ओवरलैपिंग है इसकी जो फीचर्स हैं और इम्पोर्टेंस हैं। अगर आपने फीचर्स को ध्यान से समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सो इट विल वर्क आउट वेरी इजीली। फर्स्ट, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। अब डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन लेने में हेल्प करती है। कैसे करती है? कि आपने जो प्लान करा था, आपने जो ऑर्गेनाइज करे थे रिसोर्सेज, अब आप इजीली समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, प्लान हम कर चुके हैं। आफ्टरवर्ड्स कौन से रिसोर्सेज हमें करना है, आपका वर्क डिवाइड हो चुका है, आपका डिपार्टमेंट डिवाइड हो चुका है, किस बंदे की स्पेशलाइजेशन किस चीज में है उसको उस हिसाब से टारगेट दिया जाएगा, राइट? सो दिस इज डायरेक्शन हेल्प्स इन इनिशिएटिंग एक्शन। नेक्स्ट, डायरेक्शन इंटीग्रेट्स। डायरेक्शन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। इंटीग्रेट कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इंस्ट्रक्शंस आए, हमने एग्जाम्पल लिया था कि अभी हमें इंस्ट्रक्शंस आए ऊपर से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये टारगेट है कि हमें 500 मोटर कार्स बनानी है। फोर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 500 मोटर कार्स हमें बनानी है, राइट? अब एक एम्प्लॉई अच्छा है काम करने में, ठीक है, उसे कुछ काम मिला है, लेट्स सपोज कार को पेंट करने का काम मिला है, वो काम कर रहा है। दूसरे को कुछ अंदर मोटर फिक्स करने का काम मिला है, राइट? तीसरे को कार के अंदर जो एसेसरीज हैं उनको फिक्स करने का काम मिला है, ठीक है? तो अब ये जो काम है, एक जो कार रेडी होगी, क्या वो पेंट करने वाले से रेडी हो जाएगी? नहीं। क्या वो जो उसकी एसेसरीज हैं उनको फिक्स करने से रेडी होगी? नहीं। इट इज एन होलिस्टिक एस्पेक्ट, राइट? ओवरऑल ऑल राउंड सबका जो है एफर्ट्स चाहिए, सबके एम्प्लॉइज के जो हैं एक्शंस चाहिए। दैट्स व्हाई वी से कि इंडिविजुअल का जो एफर्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। सिर्फ एक इंसान के एफर्ट से कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, किसी के भी एफर्ट्स हैं, लेट्स सपोज ए है ऑर्गेनाइजेशन में, बी है, सी है, आपको क्या करना है, इन सबके एफर्ट्स को कोलैबोरेट करना है, इन सबको इक्वेट करना है, इन सबको प्लस करके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएंगे, राइट? नेक्स्ट, डायरेक्शन जो वो गाइड करती है एम्प्लॉइज को कि आप अपने जो पोटेंशियल को है ना फुली रियलाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल कि आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, लेट्स सपोज यू आर गुड इन मैथ्स, राइट? आपके टीचर ने देखा आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उन्होंने आपको बोला कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपका साइंस भी बहुत अच्छा है, आप नेक्स्ट 10th के बाद ना इंजीनियरिंग में जा सकते हो। फॉर दैट यू कैन टेक नॉन मेडिकल, ठीक है? उस बच्चे ने कभी सोचा ही नहीं था, उसे लगता था ठीक है मैथ्स इज गुड, राइट? उसने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था। अब क्या होता है, वो बच्चा नॉन मेडिकल लेता है, जेई क्वालिफाई कर लेता है, एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसे एक अच्छी जगह पे जॉब मिल जाती है। अब इससे क्या हुआ कि जो उसे गाइडेंस मिली, उस गाइडेंस से उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, वो कैसे पता चली? क्योंकि उसके लीडर ने, उसके गाइड ने, उसके टीचर ने उसे बहुत अच्छा मोटिवेट किया था, इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड किया, जिससे वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, राइट? मैनेजमेंट में ना हमें रियल लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने लाइफ के टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, हम में से ऐसा नहीं है कि अगर लेट्स सपोज इफ आई एम अ टीचर, सो मैं अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुकी हूँ, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप पहुंच चुके हैं। नो, एवरी डे इज अ न्यू डे एंड हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट? सो मैं भी सीख रही हूँ कि भाई अगर हम किसी को गाइड करते हैं तो हम अपने उसको फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। सेम वे हमें भी कोई गाइड करेगा किसी काम को बेटर करने के लिए, तो हम भी अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन facilitates introduction of
needed changes in the organization. It means ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है, राइट, तो हम डायरेक्शन से उसे इनिशिएट कर सकते हैं. कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्दर हम कुछ नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके अंदर आता है मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड सुपरविजन, राइट. सो लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रेजिस्ट करता है चेंजेस को, कि भाई नहीं, मैं 9 से 5 काम करूंगा, मैं इससे ज्यादा ओवर टाइम नहीं लगा सकता. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को लेट्स सपोज ओवर टाइम करने की जरूरत है. उनके पास कोई फोर्ड मोटर्स है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है, उसको इंडिया से या किसी लेट्स सपोज पेरिस से बहुत सारी गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. अब ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी तो ज्यादा पैसा आएगा कंपनी के पास, लेकिन उनको बनाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए. अब लेट्स सपोज जो बंदा पेंट करता था ना, वो कहता है नो भाई मैं नहीं काम कर सकता, मैं तो 9 से 5 काम करूंगा, चाहे आप मुझे जितने मर्जी पैसे दो, मैं नहीं कर सकता. अब उसे मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है, उसको कम्युनिकेट किया जाएगा कि भाई देखो, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा. मतलब उसके जो एक्शंस हैं उनको गाइड किया जाएगा, उनको लीड किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा. तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन चीज़ों को हम बदल नहीं पा रहे थे, डायरेक्शन की मदद से हम उन्हें बदल सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, effective directing helps to bring stability and balance in the organization. अगर हमारी डायरेक्शन अच्छी है तो हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं और बैलेंस ला सकते हैं. क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉयज के भीतर कॉपरेशन आता है, कमिटमेंट अराइज होता है काम के प्रति. लेट्स सपोज अभी एक इंसान है जो रेजिस्ट कर रहा था, मैं नहीं काम करूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, आप लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हो, ये है वो है. उससे ऑर्गेनाइजेशन इनस्टेबल होती है, ठीक है, बैलेंस बिगड़ता है. तो लेकिन डायरेक्शन के कारण हम उसे मोटिवेट कर पाए, मना पाए, ठीक है, वो चेंज हम ले पाए. उसने, और ऐसा नहीं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, अरे भाई वो बंदा भी माना है, उसने भी अपना कोऑपरेशन दिखाया, कमिटमेंट दिखाया, जिसके कारण फोर्ड मोटर्स का मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, ठीक है. फोर्ड मोटर्स अपना टारगेट अचीव कर पाई है, या कोई भी कंपनी है वो अपना टारगेट अचीव कर पाई है, जिससे कि कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, राइट. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग. अब प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग भी काफ़ी ओवरलैपिंग है, और इनमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमने फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना, वही हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग. नाउ द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. लेट्स सपोज जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ना कि आपको आपके फुल पोटेंशियल की जानकारी तब तक नहीं थी जब तक आपको गाइड नहीं किया गया, मोटिवेट नहीं किया गया. मतलब आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं अनटैप्ड थी. जब उस एनर्जी को डायरेक्ट किया गया तो एम्प्लॉयज अपनी बेस्ट एफिशिएंसी में आके काम करने लगे, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम होने लगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति. अब ये जो उनकी एनर्जीज डबल होके काम कर रही हैं, ये मोटिवेट होती हैं, या तो उन्हें मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जा रहा है या नॉन मॉनेटरी. मॉनेटरी रिवॉर्ड कैसे? जैसे आप लेट्स सपोज कभी जब जूनियर क्लासेस में होते थे, फर्स्ट आते थे, तो घर पे आपके पेरेंट्स बोलते थे कि अगर तुम्हारे इस बार 100 आउट ऑफ 100 आए मैथ्स में तो आई विल गिव यू 100 रुपीज़, राइट. अगर आपके टीचर ने बोला कि जो बच्चा इस आर्ट में पार्टिसिपेट करेगा और फर्स्ट आएगा, फर्स्ट वाले को 5000, सेकंड वाले को 3000 एंड थर्ड वाले को जो है वो मिलेंगे 1000. ये क्या है? मॉनेटरी रिवॉर्ड है. नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है कि भाई लेट्स सपोज कोई लड़का है मिस्टर राहुल, ठीक है, राहुल ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, तो स्कूल के बाहर उसके पोस्टर्स लगे हैं, जिस ट्यूशन सेंटर पे वो पढ़ता था वहाँ उसके पोस्टर्स लगे हैं. ये बेनिफिट मॉनेटरी नहीं है, नॉन मॉनेटरी है. लेकिन उससे क्या हुआ कि जब राहुल वो देखता है तो उसे बहुत अपनापन महसूस होता है, अरे वाह ऑर्गेनाइजेशन मुझे इतना मानती है, मुझे इतना, मतलब एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ रहा है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है, राइट. सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स.
हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, जैसे कि हमने अभी पीछे करा कि सारे इंडिविजुअल ABCD, वही पेंट वाला एग्जाम्पल, एसेसरी फिक्स करने वाला, मोटर फिक्स करने वाला, हर इंसान के एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने महसूस करवाना है भाई आप सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिना हम फोर्ड मोटर्स, हम एक गाड़ी भी तैयार नहीं कर सकते। आप सबके जो एफर्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, रिवाइज कर लेते हैं, हमने फ्यूल में करा था। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक सुपीरियर से एक ही सबऑर्डिनेट को एट ए टाइम इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए। क्यों? लेट्स सपोज अगर आप क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हैं मान लीजिए, और आज मैथ्स वाले मैडम ने बोल दिया कि कल आपका टेस्ट है, इधर आपके अकाउंट्स वाले टीचर ने बोल दिया कल टेस्ट है, इधर बिजनेस स्टडी वाले मैम ने बोल दिया कल टेस्ट है, राइट? अब क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई आपने सुन तो लिया लेकिन आपको समझ नहीं आएगा आज जाके मैं मैथ्स के 2 चैप्टर पढ़ूँ कि अकाउंट्स के पढ़ूँ कि BST के पढ़ूँ। ऐसा बेटर नहीं है कि कल मैथ्स का ले लें, परसों अकाउंट्स का, और नेक्स्ट डे जो है हम बिजनेस स्टडीज़ का ले लें। आप बोलोगे मैम बहुत अच्छा आइडिया है, इससे क्या हुआ कि आपके माइंड की जो एम्बिगिटी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या जो टेंशन माइंड में हो रही है वो क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैडम ने बोल दिया कि कल सुबह 9 बजे ये तीनों पेपर होंगे, तीनों टीचर्स ने बोल दिया, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस कंफ्यूजन, इस कॉन्फ्लिक्ट, इस डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो अप करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, और डिपेंड करता है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट से खुश हो जाता है, कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट से खुश हो जाता है। तो सिचुएशनल जो फैक्टर है यहाँ पे, मतलब जो सिचुएशन है वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो आपको सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल की नीड, कैपेबिलिटी, एटीट्यूड्स और उनके सिचुएशनल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे किस समय पे मोटिवेशन की जरूरत है, किस समय पे लीडरशिप देना है, किस समय उन्हें सुपरवाइज करना और किस समय बेटर कम्युनिकेशन की जरूरत है। नेक्स्ट, मैनेजीरियल कम्युनिकेशन। मैनेजीरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं और मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्शन कर रहे हैं, आप किसी को डायरेक्शन तब तक नहीं दे सकते जब तक आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो भी डायरेक्शन कन्वे करी है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ होनी चाहिए, टोटल अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए और प्रॉपर फीडबैक के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, राइट, फेसबुक ग्रुप बने होते हैं। आपके स्कूल में अगर कोई डेट शीट आई है एग्जाम की, टेस्ट की, या कल या परसों कभी कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है, तो जब वहाँ पे नोटिस आपके इंचार्जेस या प्रोफेसर्स या टीचर्स डालते हैं तो आप वहाँ पे फीडबैक देते हैं ना, ओके मैम थैंक यू, ओके सर थैंक यू। दिस वाज अ फीडबैक कि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो पहुंच गई है, राइट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने डिस्कस करा था पहले भी, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इनफॉर्मल होती है। जब हम फॉर्मल होते हैं तो एक स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, लेकिन जब हम यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा सोशल ज़्यादा होके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करते हैं और उससे उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें थोड़ा सा फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस होती है, राइट। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको कोई टीवी में बहुत अच्छा स्टार सेलिब्रिटी बहुत पसंद होगा, किसी की पर्सनालिटी बहुत पसंद होगी, किसी की एक्टिंग का स्टाइल पसंद होगा, राइट। सो ये सब क्या है कि आप उनके बिहेवियर से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। आजकल यूट्यूब पे होता है ना इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स क्या है, जो आपको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो वो आपको पॉजिटिवली जब प्रोवाइड कुछ करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज उन्होंने किसी चीज़ का रिव्यू डाला या कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो आप पॉजिटिवली बड़े मोटिवेटेड होते हैं, यस आई विल ऑल्सो बाय दिस, राइट। सो वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है कि सिर्फ अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्शन में आपने किसी को ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया,
वही सफिशिएंट नहीं है। मैनेजर्स को क्या करना है, फॉलो अप करना है कि भाई जो मैंने काम दिया है क्या वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो हमें उसे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है अकॉर्डिंगली। और अगर उसके अंदर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो हम नेसेसरी चेंजेस को इनिशिएट कर सकें। आई होप डायरेक्शन का मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसके नेचर, फीचर्स आपको क्लियर हैं। देन वी डिड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, आफ्टरवर्ड वी डू वेरी वेरी important principles of direction, and the most important is grassroot approach, leadership approach of Ford Motors. Very very important case study. So with this we finish today's session. In the next session we will be doing the elements of direction. I hope you learn from this class. Thank you, and we will meet early. Thank you.